नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप दो टूक देख रहे हैं। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। अब से कुछ ही दिन बाद करीब एक हफ्ते के अंदर महाकुंभ की शुरुआत हो जाएगी। जी हां, महाकुंभ सनातन का, ये कह सकते हैं सनातन का, हिंदुत्व का सबसे बड़ा पर्व है महाकुंभ। और इस बार महाकुंभ जो है बहुत खास है। 144 साल बाद ऐसा महाकुंभ है। इसको पूर्ण महाकुंभ कहा जा रहा है। और ये कहा जा रहा है, और ये कहा क्या जा रहा है, सच भी है। सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर के जो हिंदू हैं वो इस महाकुंभ की प्रतीक्षा कर रहे हैं। दुनिया भर से करीब 40 से 45 करोड़ लोग इस महाकुंभ में आएंगे। सोचिए कितना बड़ा आयोजन है। दुनिया के कई मुल्कों की इतनी आबादी नहीं है, दुनिया के कई मुल्कों की आबादी भी नहीं है, उतनी बड़ी तादाद में लोग यहां आएंगे, कुंभ में आएंगे। लेकिन जबकि अब कुंभ की शुरुआत के लिए काउंटडाउन शुरू हो चुका है, ऐसे में वक्फ की तरफ से एक नया शिगुफा उछाला गया है। कुंभ जिस धरती पर हो रहा है, यानी प्रयागराज में हो रहा है, जहां पर संगम है, जहां पर गंगा यमुना जो हैं उनका संगम होता है, और जहां पर आज से नहीं हजारों वर्ष से जहां पर कुंभ लग रहा है, अचानक एक बयान आता है एक मौलाना का। और वो मौलाना ये कहते हैं कि प्रयागराज के कुछ लोगों का दावा है कि जहां कुंभ हो रहा है, जहां कुंभ का मेला लग रहा है, वो जमीन तो दरअसल वक्फ की है, वक्फ की जमीन है। सोचिए, अब ये सियासत है या फिर ये हिमाकत है या फिर ये शरारत है। दो टूक में आज इस पर चर्चा करनी जरूरी है, क्योंकि हो सकता है ये एक शरारत हो। शरारत इसलिए क्योंकि अखाड़ा परिषद की तरफ से लगातार ये बयान आए हैं। अखाड़ा परिषद ने कहा है कि वहाँ पर जो गैर हिंदू लोग हैं उनको दुकान नहीं लगाने देंगे, उनका प्रवेश वहाँ नहीं होगा, क्योंकि ये हिंदुओं का एक बड़ा पर्व है। हो सकता है इसकी काट के लिए या फिर इसको काउंटर करने के लिए ये शरारत, ये शिगुफा छोड़ा गया हो, या फिर ये कोई सियासत है, ये समझना भी जरूरी है, या वास्तव में ये वक्फ की हिमाकत है। अब इसे हिमाकत कहना भी सही है, क्योंकि सोचिए दुनिया का सबसे बड़ा हिंदुओं का जो पर्व है, उसमें आप जो वहाँ पर हजारों हजार साल से ये मेला चल रहा है, जहाँ हजारों हजार साल से कुंभ होता है, वहाँ पर अचानक आप कहते ये ज़मीन आपकी है। तो ये भी समझना ज़रूरी है कि क्या ये दरअसल हिमाकत है। लेकिन अगर ये हिमाकत है तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है, आज इस पर भी चर्चा होनी ज़रूरी है। क्योंकि वक्फ बोर्ड को लेकर, वक्फ बोर्ड संशोधन कानून को लेकर के इस देश में पहले ही पहल हो चुकी है। जेपीसी के पास संशोधन कानून है, लेकिन जिस तरह से कुछ राजनीतिक पार्टियां इस संशोधन कानून का विरोध कर रही हैं, उससे वक्फ के लिए जो दावे दुनिया भर में होते हैं या भारत में जो दावे होते हैं, वक्फ बोर्ड अक्सर जो है दावे कर देता है, क्या उससे इसको बल मिला है। इन सब पर आज चर्चा करेंगे। इससे पहले आगे बढ़ें, जो दावे हो रहे हैं उसको भी सुनिए और इसके विरोध में जो कुछ कहा जा रहा है वो भी सुनिए। प्रयागराज के जो मुसलमान हैं उनमें से एक सरताज नाम के हैं, उन्होंने इस बात की जानकारी दी और कहा, एलानिया तौर पर इस बात को कहा कि जो ज़मीन है, जिस ज़मीन पर, ज़मीन के बहुत सारे हिस्से पर जो शामियाने तंबू वगैरह लगाए गए हैं, इंतज़ाम किए गए हैं, मेला लग रहा है, ये वक्फ की ज़मीन है और वहाँ के मुसलमानों की ज़मीन है। तंग दिली देखिए अखाड़ा परिषद के लोगों की कि वो लोग जो है वो मुसलमानों के प्रवेश पर वहाँ पे ठेला लगाने, खोंचा लगाने से भी मना कर रहे हैं कि वहाँ कोई भी मुसलमान एंट्री नहीं करेगा। इस तरीके से कुंभ मेले की 55 बीघा जमीन को वक्फ की संपत्ति बताया जा रहा है। मैं समझता हूँ कि ये बिलावजह के नए शगुफे हैं
अगर ये वक्फ की संपत्ति है तो इससे पहले जब कुंभ का मेला लगता था तो आपके क्या नजरियात थे? आपकी तरफ से उसमें कुछ किराए की बात की जाती थी या क्या होता था? इस तरीके से किसी भी धर्म से मुताल्लिक अगर कोई आस्था से मुताल्लिक कोई प्रोग्राम हो रहा है और उसमें कोई भी किसी भी समुदाय का व्यक्ति कोई कंट्रोवर्सी खड़ी करे तो मैं समझता हूँ ये उचित नहीं है। ये सब आरएसएस स्पॉन्सर्ड लोग हैं जो इस प्रकार की बातें करते आए। सनातन और हिंदू पर जो लगातार ये पार्टियां डीएमके, टीएमसी, एसपी, कांग्रेस आप हमला करती है, इनको ही देखकर इनका वोट बैंक जो है वो अति उत्तेजित होकर इस प्रकार के अनर्गल बयान देता है। और वक्फ तो अतिक्रमण मानसिकता के साथ चल ही रहा है। इस प्रकार का ये देखिए सब भ्रांतियां हैं और लगातार हम लोग इसको दुरुस्त भी करते रहते हैं। कोई ऐसे अफवाह फैलाता है तो हमने पहले भी कहा है, फिर हम कहते हैं कि कोई भी सोशल मीडिया या किसी अन्य माध्यम से अफवाह फैलाने का प्रयास करेगा, निश्चित रूप से कड़ी कार्रवाई करेगा। जिस समय इस्लाम की पैदाइश नहीं हुई थी उस समय से कुंभ मेला लग रहा है। ये जो कुंभ मेला है, कुंभ मेले पर इस ढंग का बयान देना और राहुल गांधी, उद्धव ठाकरे, लालू यादव, अखिलेश यादव सबकी जुबान बंद क्यों है? सबके मुंह में बर्फ क्यों जम गया? वक्फ बोर्ड की सारी जमीनें सरकार की हो जानी चाहिए। अनाधिकार चेष्टा है। धर्म के नाम पर देश का बंटवारा कराने वाले इस देश में भूमि को हथियाने का माफिया बन चुके हैं वक्फ बोर्ड के नाम से। जो कुंभ है वो बहुत प्राचीन है और जो कह रहे हैं कि उस समय इस्लाम का जन्म भी नहीं हुआ था, तब से ये कुंभ बराबर चलता आ रहा है। किस समय में ये कुंभ है और कैसे है ये सब इतिहास उनको पता नहीं है, इसीलिए कह रहे हैं कि वक्फ बोर्ड की ज़मीन में है। ऐसा नहीं है, वक्फ बोर्ड की ज़मीन यहाँ नहीं है। तो आपने सुना तमाम इसको लेकर जो बयानबाजी हो रही है। हालांकि अच्छी बात यह है कि कई मुस्लिम जो लोग हैं, कई मुस्लिम मौलाना हैं, उन्होंने इस विवाद को अनावश्यक बताया और उन्होंने कहा इस तरह का विवाद नहीं होना चाहिए। तो ज़रूरी सवाल यह है कि इस तरह का विवाद हो क्यों रहा है और आखिर कौन सी सोच है जो इस तरह के विवाद बार बार खड़े करती है, और फिर ये जो विवाद पैदा करने वाले हैं इनकी हौसला अफजाई कौन कर रहा है। इन सबको जानना समझना जरूरी है। दो टूक में आज इसी पे चर्चा करेंगे। मेरे साथ 5 मेहमान आज की डिबेट में जो हैं वो जुड़ चुके हैं। आइए परिचय करवा दूं। मेरे साथ राकेश त्रिपाठी जी जुड़ चुके हैं। राकेश त्रिपाठी जी बीजेपी के प्रवक्ता हैं और ये प्रयागराज के ही हैं और पेशे से वकील भी हैं। मेरे साथ प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी जुड़ चुके हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी। और मेरे साथ मौलाना साजिद रशीदी जुड़े हैं, वो इस्लामिक स्कॉलर हैं। मेरे साथ स्टूडियो में मोहम्मद आसिफ जुड़े हैं, कांग्रेस के नेता हैं। और मेरे साथ सौरभ दुबे जुड़े हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप पांचों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया और स्वागत। मौलाना साजिद रशीदी, सबसे पहले आपसे जानना चाहता हूँ, ये क्या है? ये शरारत है, सियासत है या हिमाकत है? देखो अशोक भाई, ये शरारत है और ये शरारत बीजेपी की तरफ से है, क्योंकि इस आदमी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इस तरह के बयान क्यों दे रहा है? अगर वक्फ बोर्ड की संपत्ति है तो पेपर दिखाना चाहिए इनको। पेपर कहाँ है? बिला वजह कुंभ के नाम पर या मुसलमानों के नाम पर इस तरह के विवादित बयान जो धर्मगुरु, कुछ हिंदू धर्मगुरु दे रहे हैं या ये रिजवी साहब दे रहे हैं, इस तरह के लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। इस तरह नहीं देना चाहिए बयान। आस्था है कुंभ में आप लोगों की, हिंदू धर्म की आस्था है। हम किसी तरह का कोई विवादित बयान देकर उस आस्था को ठेस पहुंचाने का काम करें, ये गलत बात है। ऐसे ही मुसलमानों को लेकर जिस तरह की राजनीति हो रही है कि साहब मुसलमानों को कुंभ में नहीं जाने दिया जाएगा, भाई जो मुसलमान होगा वो कुंभ में क्यों जाएगा? मुसलमान की तो आस्था ही नहीं कुंभ में। मुसलमान की आस्था तो इस्लाम में है, कुरान में है, अल्लाह में है, तो वो कुंभ में क्यों जाएगा? वो गंगा स्नान करने क्यों जाएगा? वहां इबादत पूजा करने क्यों जाएगा? दूसरी बात जी तो आप जो कह रहे हैं कि भाई इसमें ये तो बीजेपी का इसमें हाथ हो सकता है, और आप जैसा कह रहे हैं, क्या वजह है? क्या वजह बीजेपी ऐसा, अगर इसके पीछे बीजेपी का, तो क्या वजह हो सकती है, क्या कारण हो सकता है? नहीं, देखिए मैं बीजेपी का हाथ इसलिए कह रहा हूं कि ऐसे लोगों के खिलाफ सरकार कार्रवाई क्यों नहीं करती? कार्रवाई होनी चाहिए।
अगर कार्रवाई नहीं हो रही है तो शक होता है कि कहीं बीजेपी का हाथ तो नहीं है। ओके, बीजेपी के कहने के इस तरह बयान तो नहीं दिलवा दिए जा रहे हैं। मेरा मानना ये है, देखिए आपको याद होगा अशोक जी, आप बहुत अच्छे पत्रकार हैं, प्रखर पत्रकार हैं। पिछला जो कुंभ हुआ था, प्रधानमंत्री मोदी जी ने खुद इस बात को एक्सेप्ट किया था कि इंडोनेशिया से बहुत सारे मुसलमान सांस्कृतिक प्रोग्राम करने के लिए आए थे यहाँ पर, और अब भी आएंगे। और अभी भी जो वहां तंबू वगैरह लग रहे हैं उसमें 70% काम करने वाले मुसलमान हैं। और आप मुसलमानों के नाम पर राजनीति कर रहे हैं कि साहब मुसलमानों की एंट्री नहीं, मुसलमान बैन है। ये बड़ी अजीब सी स्थिति है। ये कहीं ना कहीं सियासत हो रही है, राजनीति हो रही है। मुसलमान जिसकी आस्था है वो काम करने तो जा सकता है, वो कुंभ में आस्था लेकर नहीं जाएगा। जिस तरह के बयान आ रहे हैं हिंदू धर्मगुरुओं की तरफ से कि जिसकी आस्था है वो आए। अरे भाई, जो आदमी काम करने जाएगा, जो तंबू लगा रहा है, वो आस्था की वजह से थोड़े लगा रहा है, उसका तो कारोबार है, उसका तो काम है, वो आस्था का उससे क्या लेना देना है। ओके, मैं आऊंगा इस पर। मुसलमान आस्था लेकर कुंभ में जा ही नहीं सकता, और जो आस्था लेकर जाएगा वो मुसलमान नहीं होगा। ठीक है, यानी जो आस्था लेकर वहां जाएगा वो तो उस हिसाब से मोहम्मद कैफ अगर जाते हैं आस्था लेकर वहां डुबकी लगा लेते हैं तो वो मुसलमान नहीं है। आपने ये बात, मैं इस विषय पे नहीं आना चाहता था, लेकिन आपने ये छेड़ दिया, इसलिए मैं पूछना चाहता हूँ। फिर उसको समझ लीजिए। मैं स्पष्ट कह रहा हूं इस बात को डीडी न्यूज पर, जो मुसलमान इस्लाम में आस्था रखता है उसकी आस्था कुंभ में नहीं होगी, ये समझ लीजिए आप। क्योंकि ये आप लोगों की आस्था है, हिंदू धर्म की आस्था है, इस्लाम की आस्था नहीं है। अगर कोई आदमी आस्था लेकर वहां जाता है तो समझ लो कि फिर इस्लाम में आस्था उसकी कमजोर है। आप अच्छी तरह इसको, मैं क्लेरिफाई इसीलिए कर रहा हूं। ठीक है, मैं इस विषय में आऊंगा, बाद में आऊंगा, मैं इस विषय में आऊंगा। और आपने सही कहा कि जो लोग बिना आस्था के जाते हैं उनका कोई मतलब नहीं है, लेकिन आप ये आंकड़ा कहाँ से दे रहे हैं कि 70% लोग वहाँ मुसलमान हैं जो टेंट वेंट लगा रहे हैं, मुझे नहीं मालूम। लेकिन मैं, चलिए इस पर भी मौका लगेगा तो चर्चा कर लेंगे। लेकिन राकेश त्रिपाठी जी वो कह रहे हैं कि सीधा सीधा ये हिंदू मुस्लिम राजनीति करने के लिए बीजेपी ये करवा रही है इस बयान को, इस तरह की चीज़ें, क्योंकि उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई है। अभी जिन लोगों ने संभल में दावा किया था उनके खिलाफ तो फट से कार्रवाई हो गई, लेकिन यहाँ पर कार्रवाई नहीं हुई, इसलिए वो कह रहे हैं। देखिए, अगर केवल बयान देने पर कार्रवाइयां होने लगती है ना, तो मौलाना साजिद रसीदी ही इतने तरह के रोज बयान देते हैं कि ये टीवी बैठकर डिबेट ना कर पाते, जेल की सलाखों के पीछे होते अब तक। हम इस तरह के बयानों को बहुत गंभीरता से लेते नहीं है। सच बात यह है कि इस देश में अभिव्यक्ति की आजादी का दुरुपयोग करने के मामले रोज इतनी बड़ी संख्या में होते हैं, और अगर इन पर कार्रवाइयां करने लगे तो सारी जेलें भर जाएंगी इस तरह की बयान देने वालों से। इसके आधार पर भाजपा से जुड़ाव कह रहे हैं तो मुझे लगता है बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। फिर तो मौलाना साजिद रसीदी भारतीय जनता पार्टी के सबसे कट्टर कार्यकर्ता है, क्योंकि सबसे ज्यादा विवादित बयान देने का काम तो स्वयं ये रोज करते हैं। तो ये हमारे इशारे पर, हमारे कहने पर करते हैं, तो ये अपने आप को भारतीय जनता पार्टी का कई लोग ये कहते भी है। मैं दूसरी बात कहूंगा, कमाल की बात है। अब ये मौलाना साजिद रसीदी ने थ्योरी दी है, इसलिए मैं कह रहा हूं। अब मैं दूसरी बात कहूंगा। देखिए अशोक जी, वास्तविकता क्या है, इस देश में सनातन को लेकर के अपमानित करने का, विवादित करने का, उसको लेकर के सवाल खड़े करने का एक ट्रेंड सा बन गया है, फैशन सा बन गया है। याद करके देखिए कि कैसे राम जन्मभूमि के मसले को लेकर के रोज नए नए विवाद खड़े किए जाते रहे। जब राम जन्मभूमि का आंदोलन चल रहा था तो उसके चंदे को लेकर के विवाद खड़े किए जाते थे कि चंदे का धंधा किया जा रहा है। जब जन्मभूमि का फैसला आया तो फैसले को लेकर के जजेस तक पर सवाल खड़े किए गए, सुनवाई के दौरान महाभियोग लगाने तक का प्रयास किया गया। उसके बाद फैसला आने के बाद कहा गया आस्था की बुनियाद पर दे दिया गया है। फिर जब निर्माण होने लगा तो निर्माण को लेकर के तरह तरह के फिर सवाल खड़े किए गए। जब प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हुआ तो उसकी विधि विधान को लेकर के, वो मंदिर पूरा नहीं, उसको लेकर के विवाद खड़े किए गए। सनातन से जुड़ा हुआ कोई अनुष्ठान, कोई आयोजन होगा तो उसको लेकर के सवाल खड़ा करना एक फैशन सा बन गया है, और इसीलिए जानबूझ करके इस तरह के सवाल खड़े किए जा रहे हैं। लेकिन हाथी चले बाजार, कुत्ते भौंके हजार, ये इस तरह के बयान देने वाले लोग बयान देते रहेंगे। सनातन के कार्यक्रम, गतिविधियां अपनी गति से चलती रहेंगी, और जितनी दिव्यता और भव्यता के साथ इस बार का कुंभ हो रहा है, उत्तर प्रदेश की कुल आबादी 23-24 करोड़ है, और इस आबादी के दोगुना लगभग इस कुंभ में आने जा रहे हैं। और पूरी दुनिया भर में केवल 2 मुल्क ऐसे हैं, आज भारत और चाइना, जिसकी आबादी उससे ज्यादा होगी, वरना दूसरा कोई देश नहीं है। संयुक्त राज्य अमेरिका की भी आबादी 35 करोड़ के आसपास है, और
उससे ज्यादा आबादी एक जिले में केवल आने वाली है और कुंभ के लिए एक नया जिला घोषित किया जाता है बाकायदा। तो उत्तर प्रदेश के निवासी तो बहुत आह्लादित हैं और मेजबानी की भूमिका में है। उत्तर प्रदेश की सरकार बहुत आह्लादित है, मेजबानी की भूमिका में है, हर प्रकार की व्यवस्थाओं को चाकचौबंद कर रही है। और आप पिछले दिनों में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के बयान देखिए, वो लगातार कुंभ बुलेटिन जारी कर रहे हैं। कुंभ पर कितने प्रकार के विवाद क्रिएट किए जा सकते हो, व्यवस्थाओं को लेकर के लोगों को डराया जा सकता हो। कभी बिजली को लेकर के डरा रहे, कभी पुल को लेकर के डरा रहे, लोगों को डराने का काम कर रहे हैं कि देखिए यहां कुछ बना नहीं है, यहां आइए मत। एक ये प्रयास किया जा रहा है। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से देश और दुनिया भर में देख रहे सभी दर्शकों को आमंत्रित करूंगा, उनको आह्वानित करूंगा कि अपनी पुण्य की डुबकी लगाने के लिए आए। और मैं मौलाना साजिद रशीदी को एक बात बता दूं, देखिए बहुत सारे इस देश में और देश के बाहर भी ऐसे मुसलमान हैं जो अपनी श्रद्धा, अपनी आस्था अपने पूर्वजों में रखते हैं, जो मानते हैं कि उनके पूर्वज सनातन से जुड़े हुए थे, जिनके आस्था गाय, गंगा और गीता में है, वो अपने आस्था के प्रकटीकरण के लिए आते हैं। इसी प्रयागराज के बगल में जौनपुर के उदाहरण सबने देखे हैं कि कैसे तमाम लोगों ने अपने नामों में तिवारी और दुबे, पांडे साथ साथ में लिखा है। यद्यपि वो इस्लाम प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन इस बात को स्वीकार करते हैं कि हमारे पूर्वज हिंदू थे, हमारे पूर्वज सनातन के थे। अब कुछ लोगों ने अपने पूर्वज बदल लिए हैं, कुछ लोग अपने पूर्वजों को नहीं मानते हैं, तो उनकी बात अलग है। ठीक है साजिद जी, जल्दी से रिस्पॉन्ड कीजिए, फिर मैं आगे बढ़ूंगा प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी की बात। मेरे भाई राकेश त्रिपाठी किस चतुराई के साथ जो है मौलाना के बयान को लेकर जो है किस तरह बच के निकल गए। ये कह रहे कि बयानों पर हम कार्रवाई नहीं करते, मेरे खिलाफ बयानों पर खुद कार्रवाई है। मैं 2-3 केस में लेकर जमानत पर हूं। ये कह रहे हैं कार्रवाई नहीं होती, कार्रवाई होती है लेकिन चुनिंदा लोगों पे होती है। जिन लोगों से ये बयान दिलवाते हैं उन पर कार्रवाई नहीं। ये कहना ये भूल गए। ये जो मौलाना का बयान है ये यकीनी तौर पर कहीं ना कहीं बीजेपी की साजिश है, नहीं तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो गई होती। मौलाना तौकीर रजा और ये जो रजा साहब मुफ्ती साहब जो हैं, ये दोनों हजरात सरकार से मिली भगत के बयान देते हैं, लेकिन उन पर कार्रवाई। राकेश जी रिस्पॉन्ड कीजिए जल्दी से। नहीं, ये इनकी बौखलाहट है। साजिद रशीदी साहब को लग रहा है कि कहीं ये बयान इनसे ज्यादा दे करके फुटेज पा जा रहे हैं, इसलिए उनको बीजेपी का एजेंट घोषित कर रहे हैं। और मैं कह रहा हूं इस तर्क के आधार पर साजिद रशीदी भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े एजेंट हैं। ठीक है, फुटेज दीजिए। चलिए मैं आगे बढ़ूंगा, लेकिन मैं एक बात कह रहा हूं। देखिए कार्रवाई होती है, नहीं होती है, कार्रवाई क्या होती है, ये इस विषय से मैं आगे बढ़ता हूं। एक जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि मैं तो ये बार बार कह रहा हूं इस पर कार्रवाई हो नहीं हो, लेकिन ये अलग बात है। लेकिन इस देश में दरअसल ये जो वक्फ बोर्ड है, ये जो इसकी शरारत मैं नहीं मानता, इसको सियासत में हो सकती है, सियासत क्या है वो पता चलेगा, लेकिन हिमाकत जरूर है। और वो हिमाकत इसलिए है क्योंकि इस देश में जो सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियां हैं, उन्होंने वक्फ बोर्ड को जिस तरह से वक्फ बोर्ड में पंपिंग करी है, जो लोग वक्फ के दावे इधर उधर उठ के कर देते हैं, उन दावे करने वालों को जो पंपिंग जो इस देश की सेकुलर पार्टियां करती है ना, उसका सबसे बड़ा जो है उसके एक नहीं दर्जनों उदाहरण है। और इसीलिए इस तरह के दावे करने वालों को लगता है कि हम कुछ भी करेंगे, हमारे पीछे कुछ ना कुछ पॉलिटिकल पार्टियां खड़ी हो जाएंगी। मैं आपको याद दिला दूं, अभी हाल ही में ममता बनर्जी ने जो बाकायदा वक्फ बोर्ड संशोधन, जो संविधान की किताबें लेकर घूमते हैं ना जो लोग, उन्होंने ऐसा किया कि विधानसभा के अंदर इसके ऊपर जो संशोधन कानून आ रहा है उसके खिलाफ एक प्रस्ताव पारित कर दिया। सोचिए, विधानसभा के अंदर, देश की संसद में जो कानून अभी बना नहीं है, जिस पर चर्चा चल रही है, उसके खिलाफ विधानसभा में प्रस्ताव पारित कर दिया कि यह आया तो गलत हो जाएगा। इस देश में वो लोग, इस तरह के लोग। और कल्याण बनर्जी कौन है? ये जो जेपीसी बनी है उस जेपीसी के मेंबर हैं। कल्याण बनर्जी जेपीसी के मेंबर है, जिम्मेदार पद पे हैं, टीएमसी के सांसद हैं। इन्होंने पश्चिम बंगाल में कोलकाता में सरेआम सड़क पर खड़े होकर माइक लगाकर एक सभा में बोला कि जहां 30, 40, 50 मुसलमान सार्वजनिक रूप से नमाज पढ़ लेते हैं ना, वो जमीन वक्फ की हो जाती है। तो सोचिए कि अगर इस देश में ऐसे सो कॉल्ड सेकुलर नेता इस देश में ऐसे हैं जो ये कह दे कि मुसलमान जहां पर नमाज पढ़ ले वो वक्फ की हो जाती है, तो कल को तो लोग उठेंगे, मुसलमान कहेंगे हमने तो ट्रेन में भी नमाज पढ़ी है, ट्रेन भी हमारी है, हमने जहाज में नमाज पढ़ी है, जहाज हमारा है, एयरपोर्ट हमारा है, रेलवे स्टेशन हमारा है, राष्ट्रपति भवन हमारा है, प्रधानमंत्री कार्यालय हमारा है, यह सड़क हमारी है। और इनके पीछे तमाम सेकुलर पार्टियां खड़ी हो जाएंगी। हाँ, ये कह तो सही रहा है, और इसीलिए इस तरह की हिमाकत होती है। प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी, एक बात राकेश जी ने कही, उन्होंने कहा आए दिन, और इसको लेकर के भी चर्चा चल रही है सोशल मीडिया पर, लोग कह रहे हैं कि अखिलेश जी समाजवादी पार्टी के ऑफिशियल हैंडल
करीब करीब 70-80 ट्वीट कर चुका है इस बात को लेकर के, कुंभ को लेकर के। ठीक है, एक विपक्षी पार्टी होने के नाते आपका ये अधिकार है, आपकी जिम्मेदारी भी, अगर कुछ कमी है तो उसकी तरफ जो ध्यान दिलाएं। लेकिन एक ट्वीट जो है आपकी ओर से नहीं हुआ कि भाई ये इस पे जो है वक्फ का दावा जो लोग कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, और ऐसा कोई दावा नहीं बनता। एक ट्वीट तो कर देती आपकी पार्टी तो हिंदुओं को भी अच्छा लगता। देखिए अशोक जी, हमें लगता है और हमारा मानना है कि जो कुंभ हुआ है वो इस देश के एक ऐसा पर्व है जिसे विश्व के और खास तौर पे हिंदू धर्म की मान्यता वाले लोग बहुत मानते हैं। और ये आज की परंपरा नहीं है। कांग्रेस की सरकार उत्तर प्रदेश में हमने देखी, बसपा की देखी, सपा की देखी, भाजपा की पूर्व की सरकार देखी, ये सभी में होता है और श्रद्धालु उसमें जाते हैं। लेकिन इस बार की जो चिंता है वो हमारी क्यों है? क्योंकि ये जो इस बार का जो कुंभ हो रहा है वो देश की सबसे ज्यादा भ्रष्ट सरकार के नेतृत्व में हो रहा है। और मैं नहीं कह रहा कहीं आप कहें कि जोशी जी आप कैसे कह सकते हैं। ये कह रहे हैं मेरे पड़ोस के लोनी के विधायक भारतीय जनता पार्टी के कि योगी सरकार भ्रष्टाचार के दलदल पर फंसी हुई है, पूरी तरह से भ्रष्टाचार पूरे प्रदेश पे लागू है। और ये इनके सहयोगी भी कह रहे हैं, अपना दल के आशीष पटेल भी कह रहे हैं कि ये भ्रष्टाचार की सरकार है, अधिकारी बिल्कुल भयमुक्त हो चुके हैं और वो निश्चित तौर पे भ्रष्टाचार फैला रहे हैं। और इसके और संजय निषाद क्या कह रहे हैं? संजय निषाद कह रहे हैं कि निषाद समाज आपको वोट नहीं देने जा रहा है, इस बार नाराजगी दिखा रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि जो भ्रष्टाचार का आरोप ये भारतीय जनता पार्टी के विधायक लगा रहे हैं और उनके सहयोगी लगा रहे हैं, मुझे लगता है कहीं ना कहीं इसका असर हमारे जो श्रद्धालु लोग हैं इस देश के, विश्व के जो श्रद्धालु हैं, कहीं अव्यवस्था ना फैल जाए। और ऐसा भावना हमारे को लगता है कि कहीं ना कहीं जो भ्रष्टाचार का योगी सरकार पे इतना बड़ा आरोप लगा है, मुझे लगता है कहीं मेला उसकी भेंट ना पड़ जाए। ये मेरी हम समाजवादियों की चिंता है। और वही बात आपने जमीन की कही है, हमें लगता है, मैं मौलवी साहब की बात से इत्तेफाक रखता हूं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जो लगातार पिच देश और प्रदेश में हम देख पा रहे हैं, हमें लगता है कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रायोजित ये बयान है, नहीं तो इस तरह की बयान आज तक इस देश में नहीं देखे। और हमें लगता है, और अगर जमीन का इनका आपसी विवाद कुछ होता है तो हम तो न्यायालय की व्यवस्था में मान। जोशी जी, तो जैसे अभी जो है मौलाना साजिद रशीदी ने डिमांड करी, एक बार आप भी डिमांड कर दीजिए कि मौलाना को जो है इस बयान के लिए उनको जो है गिरफ्तार किया जाना चाहिए। थोड़ा हिम्मत दिखाइए, क्योंकि मैंने कहा अभी तक इस बयान के खिलाफ समाजवादी पार्टी ने एक बार भी कुछ नहीं कहा है, वक्फ के दावे जो किए जा रहे हैं। इस बार तो मुझे लगता है इतना तो समाजवादी पार्टी को करना चाहिए जैसे साजिद रशीदी जी ने हिम्मत दिखाई। आप भी कर दीजिए कि बयान देने वाले को जो है गिरफ्तार किया जाए। मैं जरूर कहना चाहूंगा, क्योंकि सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, उनके प्रवक्ता एक ऑफिशियल प्रवक्ता। अरे सर, आप डिमांड तो करिए, फिर उनसे भी पूछेंगे ना। साजिद रशीदी ने डिमांड की, मैंने उनसे पूछा, एक बार आप भी डिमांड कीजिए ना कि मौलाना साहब को गिरफ्तार करना चाहिए, मौलाना शहाबुद्दीन को। पेशेंस रखें, मैं भी बड़े पेशेंस से सुन रहा हूँ। यहाँ पर उनके दो प्रवक्ता बैठे, एक ऑफिशियल प्रवक्ता, एक अनऑफिशियल प्रवक्ता। दोनों प्रवक्ताओं से निवेदन है कि वो उस पर कार्रवाई करे। क्यों नहीं कर रहे हैं कार्रवाई? अगर ऐसा है तो कार्रवाई करने का साहस दिखाए। वो तो सारे विपक्षी प्रवक्ता कह चुके, सुनिए ना, वो तो सारे कर चुके। मैं आपसे पूछ रहा हूं सर, आपकी डिमांड पूछ रहा हूं, आप एक बार डिमांड तो कर दीजिए। डिमांड करने में इतना डरते क्यों आप लोग? मतलब कोई एक मौलाना अगर दावा कर रहा है और साजिद रशीदी मुस्लिम होकर इतनी बड़ी हिम्मत दिखा रहे हैं, वो कह रहे हैं गिरफ्तार करो भाई। आप लोग ऐसे ही डरते हो यार, इतने डरपोक क्यों आप लोग? हम ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के द्वारा ये, अरे मौलाना साहब पे भी तो बोलिए। मौलाना साहब का मुंह, मतलब मौलाना कहने में आपके ऐसे होठ फड़फड़ा रहे हैं, कांप रहे हैं। बोलिए एक बार मौलाना को गिरफ्तार कीजिए। जो जिन लोगों ने बुलवाया है वो कार्रवाई करेंगे, हम करेंगे कार्रवाई। अरे तो आप डिमांड कीजिए ना, आए दिन तो आप डिमांड करते हैं। जिन लोगों ने बुलाया, अभी आपने बीजेपी के 4 विधायकों के नाम ले, बीजेपी सहयोगियों के नाम ले दिए, बड़े हिम्मत से लिया आपने, उसमें तो आपको डर नहीं लगा। लेकिन मौलाना की गिरफ्तारी के नाम पर, अगर क्योंकि आप लोग डिमांड नहीं कर रहे इसलिए कल को कोई ये कह सकता है कि भाई वो आपके इशारे पर हुआ है। तो सरकार किसकी है? अरे सरकार तो उनकी है, लेकिन आप लोग किस बात का विपक्ष हैं?
अरे मौलाना की गिरफ्तारी, सरकार तो मौलाना साजिद रशीदी की भी नहीं है। के पीछे भारतीय जनता प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी, सरकार तो मौलाना साजिद रशीदी की भी नहीं है, लेकिन वो हिम्मत कर रहे हैं। आपकी हिम्मत कहां टूट जाती है? भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का षड्यंत्र है। देश और प्रदेश में धार्मिक जोशी जी देखिए, जोशी जी की आपने हिम्मत देखी, जोशी जी की जो आपने हिम्मत देखी ना, जोशी जी के मुंह से एक बार नहीं निकल रहा, एक बार नहीं कह पा रहे, जैसे साजिद रशीदी ने कहा, जोशी जी एक बार नहीं कह पा रहे कि हाँ मौलाना गलत कह रहे हैं, वक्फ की जमीन नहीं है, गिरफ्तार करो उसको, एक बार भी नहीं कह पा रहे। इससे पता चलता है कि इस देश में जो वक्फ बोर्ड है ना, उसको जो वक्फ की जो ताकतें है ना, उनको जो हिमाकत करने की ताकत कहां से मिलती है। एक तरफ कल्याण बनर्जी है, एक तरफ ममता दीदी है, एक तरफ अखिलेश यादव है। एक बार भी इनके मुंह से नहीं निकला, एक बार भी ट्वीट नहीं किया। वक्फ की कमियां बता रहे हैं, इनको आशंका ये हो जाएगा वो हो जाएगा, रोज उसके फैक्ट चेक हो रहे हैं, वो छोड़ दीजिए, लेकिन एक बार भी जो है समाजवादी पार्टी की ओर से ये नहीं कहा गया कि नहीं भाई ये जमीन हिंदुओं की है, यहां पर हजारों साल से कुंभ का मेला लग रहा है, इस्लाम तो आया ही 1500 साल पहले है। किसी की हिम्मत नहीं हो रही कहने की, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, किसी की हिम्मत नहीं हो रही हिंदुओं को गाली देने के लिए। हिंदू हिंसक होता है, हिंदुओं का समूल नाश, सनातन का सर्वनाश, सनातन डेंगू मलेरिया मच्छर, उस पर कुछ नहीं, उस पर तमाम बयानबाजी। और एक बार किसी की हिम्मत नहीं हो रही कहने की कि भैया ये वक्फ की जमीन नहीं है, ये हिंदुओं की जमीन है, ये जो है मेला की जमीन है, ये कुंभ की जमीन है। एक बार कहने की हिम्मत दिखाते, लेकिन वो हिम्मत नहीं है, और इसी से एक्सपोज होते हैं ये लोग। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं इनको एक्सपोज होते देखिए दो टूक में। सौरभ 2 मिनट में एक्सपोज हो गए ये लोग। बिल्कुल एक्सपोज तो देखिए, एक्सपोज तो लगातार हो रहे हैं और विवश हैं एक्सपोज होने के लिए। ये एक जो संक्रमण है, एक रोग है जो काफ़ी वर्ष पहले जो बाबर आए, अकबर आए और तमाम जो है काशी, मथुरा, अयोध्या, वहाँ पर कब्जा करने की नीति, मंदिर को तोड़ करके मस्जिद बनाने की जो नीति थी इनकी, 20,000 मंदिरों को तोड़ा गया, मस्जिद बनाए गए। अब वो तरीका इनको मिल नहीं पा रहा, कुछ लोग जो उनके वंशज रह गए, तो ये तरीका क्या निकाला है, ये वक्फ बोर्ड। अच्छा, वक्फ बोर्ड को बनाया गया कि भैया दान दक्षिणा दे करके जो उसका सिस्टम में लोगों की मदद हो, उसके लिए बनाया गया था। मतलब एक तरीके से आप देखा जाए तो भीख मांग करके जो है वक्फ बोर्ड चल रहा था। लेकिन उस वक्फ बोर्ड को इन्होंने क्या बना दिया, उस वक्फ बोर्ड को इन्होंने ये समझ लिया कि वक्फ बोर्ड जहां उंगली रख देगा, हाथ रख देगा, वो जमीन हमारी हो जाएगी। अगर इस तरह के मौलाना जो कुंभ के ऊपर जो है उन्होंने आपत्तिजनक एक बयान दिया और जानबूझ करके दिया भाईचारा बिगाड़ने के लिए, तो कह रहे बीजेपी की तरफ से, बीजेपी के वो कह रहे हैं ना आपको, लेकिन उनकी इतनी हिम्मत नहीं है। वो इन्हीं के भाई हैं, वो मीठा जहर घोलते हैं, ये कड़वा जहर घोलते हैं, वो इन्हीं के भाई हैं। अगर वो बीजेपी के एजेंट है तो आप मौलाना साजिद रशीदी क्यों नहीं गए थाने, क्यों नहीं गए FIR कराने के लिए कि भैया वो जो है उन्होंने गलत बयान दिया है, मैं जाकर के थाने में रिपोर्ट कराता हूँ। मौलाना साजिद रशीदी एक्सपोज हो गए, वो नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो उनके छोटे भाई हैं, मीठा जहर घोला है उन्होंने, तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी पर उनको टाल दीजिए। देखिए, महाकुंभ के अंदर जिस प्रकार से आप समझिए, कुंभ मतलब कलश, जहां से अमृत छलका था, अगर वहां पर मुसलमानों की आस्था नहीं है, जब आप प्रसाद ग्रहण नहीं कर सकते, मंदिर में आपकी आस्था नहीं है, डुबकी लगाने में आपकी आस्था नहीं है, जब किसी चीज में आपकी आस्था नहीं है, तो वहां पर आप विवादित बयान क्यों दे रहे हैं? अभी मौलाना साजिद रशीदी ने क्या कहा कि वहां पर हमारे लोगों ने दुकान लगाई है, तो वो हराम नहीं है? जब आपका धर्म इजाजत नहीं देता, इस्लाम इजाजत नहीं देता, तो वहां पर पैसा कमाने के लिए आपका जो है वो आपको जो है मंजूर है, और ऐसे आप डुबकी लगाने नहीं जाएंगे श्रद्धा के लिए। यही मैं कह रहा हूं कि मौलाना साजिद रशीदी, कथनी और करनी में अंतर जो आपके दिखता है ना, उसको बदलिए। ये आपके छोटे भाई हैं, आप उनके बड़े भाई हैं, दोनों मिलकर के जहर घोलना चाहते हैं। भारत की जो भाईचारे की है उसको बिगाड़ने का प्रयास कर रहे हैं आप लोग। अच्छा, कुंभ के मेले में मैं तो अभी 2 दिन पहले गया था, वहां पर इस तरह की कोई ऐसी बात नहीं है। ये मौलाना एक बरेली में रहता, बरेली का इन्होंने एक पदभार ले लिया, बैठते दिल्ली में है, निजामुद्दीन में यहाँ पर, और यहां से ये जहर घोल रहे हैं वहां के लोगों के लिए। मुझे एक बात बताइए साफ साफ स्पष्ट रूप से मौलाना साजिद रशीदी, जब आपका धर्म, आपका ईमान इसकी इजाजत नहीं देता कि वहां पर जाकर के हम डुबकी नहीं लगा सकते, वहां पर नहीं जा सकते, तो ये पैगाम सारे मुस्लिम भाइयों को दीजिए। आप उल्टा बोल रहे हैं, आप कह रहे हैं कि हमें रोका जा रहा है। अरे भाई, आपका धर्म आपको रोक रहा है, आपको किसी ने रोका नहीं। आपको तो यही कहा जा रहा है कि अगर आप देखिए पेशाब मिलाने का काम करेंगे, थूकने का काम करेंगे, इस तरह की चीजें नहीं। देखिए, इस तरह की चीजें ठीक है, आज उधर मत जाइए, आज उधर मत जाइए, वो किसी और दिन, वो किसी और दिन चल, वो ठीक है। मैं नहीं, अखाड़ा परिषद का जो वो बयान है वो ठीक है, वो अपनी जगह पे, वो लोग कह रहे हैं हमारे। अशोक भाई देखिए, कुंभ जो है ना हमारी आस्था का
हम लोग उसको मानते हैं, हमारी आस्था है उसमें। वो कोई घूमने टहलने की जगह नहीं है कि कोई गया घूम के टहल करके आ गया, ऐसा कोई मेला नहीं है। वहां पर हमारे नागा साधुओं जिनके ऊपर हम लोग श्रद्धा पूर्वक देखते हैं, संगम में डुबकी लगाते हैं, गंगा स्नान करते हैं, वो हमारा आस्था का पर्व है। लेकिन लोग सोचते हैं क्या वो पर्यटक है? वहां पर जाने के लिए जिस तरह से गुमराह किया जा रहा है, कम से कम शादी रसीदी जी मैं चैलेंज करता हूं, अगर वो जाकर के एफआईआर दर्ज करा दे तो मैं मान लूंगा कि वो बीजेपी के एजेंट जो ये बता रहे थे वो सही है। आप जाइए एफआईआर कराइए, कल कॉपी लेकर के अशोक भाई को भेजिएगा। बोले साजिद रशीदी, आप वो कह रहे हैं कि भाई आप भी जा सकते हैं, एफआईआर तो कोई भी नागरिक करा सकता है। अगर आपके मजहब को वो बदनाम कर रहे हैं तो आपकी भी जिम्मेदारी बनती है। अशोक भाई एक मिसाल मशहूर है गांव देहात में, क्योंकि जो बोले सो कुंडा खोले। यानी मैंने बोल दिया कि वो आदमी गलत कर रहा है तो एफआईआर भी मैं ही कराऊं उसके खिलाफ। ये नहीं करेंगे कुछ भी, ये कुछ नहीं करेंगे। कल को ये कहेंगे कि मौलाना शहाबुद्दीन रजा, साजिद रशीदी ने तो कराया आपके खिलाफ, हमने तो किया नहीं। आप तो हमारे थे, हम आपके थे, आपके ही आदमी ने कर दिया। चित्त भी आपकी, पट्ट भी आपकी, वाह 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 वाह, चित्त भी आपकी, पट्ट भी आपकी। कार्रवाई तो करनी पड़ेगी क्योंकि आपके आदमी ने कर दिया। गलत को गलत बोलने की हिम्मत नहीं है आपकी। ओके 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 ओके, एक मिनट रुकिए, मैं यहाँ पर सर एक मिनट मैं मोहम्मद आसिफ को भी लेकर आता हूँ, उनका भी मैं व्यू ले लेता हूँ, उसके बाद मैं आता हूँ। रुकिए एक मिनट मौलाना साजिद, एक मिनट। मोहम्मद आसिफ जी, इस पूरे मसले पर आप क्या कहेंगे? सबसे पहले तो कुंभ शुरू होने से पहले तमाम देशवासियों कुंभ की हार्दिक शुभकामनाएं। दूसरा, कुंभ पहली बार नहीं बनने जा रहा 13 तारीख को, वर्षों से बनता चला आ रहा है। सरकारें कोई भी रही हो, कभी कुंभ को लेके विवाद नहीं हुआ। अभी विवाद क्यों हो रहा है? ये बात आप कहां से कह रहे हैं कि विवाद बताइए कब हुआ? पिछले कुंभ में कब विवाद हुआ? नहीं है सर। नहीं, पिछले विवाद आपको इतिहास की जानकारी नहीं है। नहीं, क्या विवाद हुआ? आपको इतिहास की जानकारी नहीं है। कब विवाद हुआ? कब विवाद नहीं हुआ? पिछले कुंभ में कब विवाद हुआ? जब समाजवादी पार्टी ने आजम खान को बनाया था तब कितने विवाद हुए थे? क्या विवाद हुआ? क्या महाकुंभ पूरी तरह सकून से निपटा? नहीं निपटा। सुनिए थोड़ा बताइए, महाकुंभ के अंदर क्या हुआ? थोड़ा रिसर्च करके बैठिए। रिसर्च करके बैठ रहा है। थोड़ा महाकुंभ के अंदर क्या विवाद हुआ? रिसर्च करके बैठिए। क्या विवाद हुआ बताइए ना। 3 दर्जन लोगों की जानें चली गई और ये अखाड़ा परिषद और सब लोगों का ओपन बयान है कि एक मुसलमान को कैसे बना दिया गया। ये अखाड़ा परिषद विवाद कर सकता है, लेकिन जाने आपको के अंदर पहले से भी जाती है। पहली बार ऐसा नहीं हुआ कि इतनी आबादी इकट्ठी होगी, इतने लोग जाएंगे, मौतें होंगी। आसिफ साहब सुनिए, एक मिनट आपने, और सुनिए, एक तो मैं यहां पर बड़ा स्पष्ट कहूं, ये जो आसिफ जी और साथ साथ जो भुवन भास्कर जोशी जी, इनको कुंभ जो है ना वो पॉलिटिकल चश्मे से ही दिखता है। इनके बयान आपने सुने, दोनों लोग कह रहे हैं, एक मिनट नहीं, दोनों लोगों के बयानों में एक समानता थी कि हर पार्टी की सरकार में, अरे हर पार्टी नहीं भाई, जब इस देश में कोई पार्टी नहीं थी तब से हो रहा है कुंभ भाई। राजा महाराजा जब थे और जब इस देश में कोई मुगल नहीं था, कोई इस देश में कोई अंग्रेज नहीं थे, तब से हो रहा है। पॉलिटिकल पार्टियों के चश्मे से ही कुंभ को देखना चाहते हैं। अरे कुंभ तो कैसी आस्था है जहां पर कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं थी, कोई राजा नहीं था, तब भी हिंदू और सनातन के लोग जो हैं वो वहां जुटते थे और बड़े व्यवस्थित ढंग से कर लेते थे। कोई वक्फ का इस्लाम नाम की कोई चीज नहीं थी इस दुनिया में, तब से कुंभ हो रहा है। तो पॉलिटिकल चश्मे से मत देखिए। मैं जवाब दूं अशोक साहब? मैं जवाब दूं आपको? एक मिनट रुकिए, नहीं मेरा एक मिनट रुकिए, आप बोलिए फिर मैं जवाब दूंगा आपको। मैं आ रहा हूं आपके पास। दूसरी बात मैं फिर कह रहा हूं, एक बार नहीं 50 बार जब से पॉलिटिकल पार्टी, जब से आजादी के बाद, एक बार नहीं दर्जनों बार विवाद हुए हैं, दर्जनों तरह के विवाद हुए हैं कुंभ को लेकर के। तो ये सवाल वो नहीं है, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, जैसे मैंने उनसे पूछा था आपसे फिर पूछ रहा हूं, ये जो वक्फ को लेकर के जो बयान दिए जा रहे हैं, मेरा सवाल उस पर था, जोशी जी भी उधर से कन्नी काट गए, आप भी कन्नी काट रहे, क्योंकि मेरा सीधा सीधा आरोप है, आप जैसी पॉलिटिकल पार्टियां ही ये जो वक्फ के नाम पर कहीं भी उंगली रख के जमीन बता देते ना, आप लोग इनको शह देते हैं। शह कोई किसी को नहीं दे रहा, सरकार की शह है। सरकार कानूनी कार्रवाई करे, मुकदमा देके जेल में डाले। सरकार डाले कैसे? क्योंकि सरकार के नेता पार्लियामेंट में गालियां बकते हैं, उन पर सरकार कानूनी कार्रवाई नहीं करती। सरकार, कोर्ट कहता है इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करो, नाम लेके 3 एमपीओ के, तब भारतीय जनता पार्टी के नेता एफआईआर नहीं करते। तो कार्रवाई करेंगे इसके ऊपर? इनका मेन मकसद मौजूदा हुकूमत का एक है, भारतीय जनता पार्टी का और नरेंद्र मोदी जी की पॉलिटिक्स का। आप व्याधित बयान दीजिए, आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई नहीं होगी, उस पर सिर्फ चर्चा होगी। जो आज हम कुंभ को लेकर, वक्फ बोर्ड को लेकर यहां बैठ के चर्चा कर रहे हैं, जबकि चर्चा होनी चाहिए देश के हालात के ऊपर।
आज दिल्ली में चुनाव है, उसको लेकर क्या बात किस कर रहे हैं? तरीके, चर्चा नहीं होनी चाहिए। लेकिन नहीं अरे चर्चा बताइए। हुई किस बात के ऊपर? जब कोर्ट ने कहा, भारतीय जनता पार्टी के 3 एमपीओ को लेकर एफआईआर होनी चाहिए। अशोक जी कहा ना कोर्ट ने, अशोक जी कहा ना कोर्ट ने, अशोक जी कहा ना कोर्ट ने कहा ना इन तीनों के ऊपर एफआईआर चाहिए। लेकिन रातों रात उस जज का ट्रांसफर हो गया क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के ऊपर कानूनी कार्रवाई नहीं हो रही। शर्म आनी चाहिए हुकूमत को, हुकूमत आनी चाहिए हुकूमत को, इस हुकूमत को शर्म आनी चाहिए जो हुकूमत कोर्ट के जज के कहने की नहीं जवाब दीजिए। आपको क्या दिक्कत है? इनको चुनाव पे हमारी आस्था के साथ खेल रहे हैं। क्यों कानूनी हटाइए, चुनाव पे चर्चा कर रही है ना, चुनाव पे चर्चा एक छोटा सा ब्रेक लेना, ब्रेक के बाद आओ। इनको जब चुनाव पे जब चर्चा करूंगा तब बुलाऊंगा। आज इनको शुक्रिया कह रहा हूं, बहुत बहुत शुक्रिया इनको, क्योंकि वक्त पे नहीं बोलना, क्योंकि यही लोग हैं जो वक्त को ताकत देते हैं, यही लोग हैं जो वक्त की हर चीज पर, हर गलत चीज को ये देते हैं। और ये कह रहे आज चुनाव पे बात होनी चाहिए, इसीलिए गेट आउट। थैंक यू सो मच। ब्रेक के बाद आ रहा हूं। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH तैयार है, बिल्कुल तैयार है, हरदम तैयार है, बिल्कुल तैयार है, जी जाने से तैयार है, इसीलिए तो हम लहरों के पहरेदार हैं। जय भारती, जय भारती, हम हैं नौसेना, हम हैं भारत के सारथी। जय भारती, जय भारती, हम हैं नौसेना, हम हैं भारत के सारथी, सारथी, सारथी। वाह, जब जब पशु आहार लेते हो 150 बचा ही लेते हो ना। कोई कमाल नहीं करते हो, उसकी बयात को खतरे में डालते हो, यही करते हो। तभी कहते हैं दिल से खिला, सिर्फ कपिला, देश का नंबर 1 पशु आहार। एक ऐसा तबका जो रिटायरमेंट के बारे में आज भी बिल्कुल नहीं सोचता, वो है औरतें। औरतें कमा के भी वनरेबल हैं। सो एनपीएस एक इक्वालिटी ला रहा है, हम सब एक बराबर प्लेटफॉर्म पे हैं। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस जरूरी है। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक ऐसे। गोल्डी मसाले, जहां जाएं रिश्ते बनाएं। चलिए, दो टूक आप देख रहे हैं। दो टूक में आज हम चर्चा कर रहे हैं वक्फ को लेकर। जिस तरह से महाकुंभ को लेकर वक्फ की तरफ से दावा किया गया कि भैया एक जो है मौलाना आते हैं, वो कहते हैं ये तो जमीन वक्फ की है, उसी को लेकर आज हम चर्चा कर रहे हैं कि भाई ये राजनीति है, ये सियासत है, शरारत है, या दरअसल ये हिमाकत है। मेरे साथ फिलहाल 4 मेहमान जुड़ेंगे। राकेश त्रिपाठी बीजेपी से, प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी समाजवादी पार्टी से, मौलाना साजिद रशीदी इस्लामी मामलों के जानकार है, सौरभ दूर राजनीतिक विश्लेषक है। मेरे साथ मोहम्मद आसिफ भी जुड़े हुए हैं। लेकिन मोहम्मद आसिफ ने कहा इस पर चर्चा क्यों हो रही है, ब्रेक पे जाने से पहले आपने सुना, उन्होंने कहा देश के हालात पे चर्चा होनी चाहिए, चुनाव पे चर्चा होनी चाहिए। चुनाव पे तो हम रोज करते हैं, 5 बजे भी आज हमने किया, 7 बजे भी किया, 9 बजे भी किया, लेकिन हिंदुओं की जमीन पर, हिंदुओं के मेले पर कोई उंगली उठाए हम चर्चा ना करें। और अगर जिसको आपत्ति है उसको चुनाव की चर्चा में बुलाएंगे। भाई अगर आपको आपत्ति है कि इस पर चर्चा नहीं होनी चाहिए, और क्यों नहीं चर्चा होनी चाहिए, इसलिए नहीं होनी चाहिए क्योंकि यही वो लोग हैं जो वक्त को हवा भरते हैं। मैंने कहा ना, और इसलिए मैंने कहा कि ये लोग सबसे ज्यादा खतरनाक वो लोग हैं जो आज वक्त के संशोधन के खिलाफ खड़े हुए हैं, क्योंकि उनको लगता है कि इस देश में उनकी राजनीति इसी से चलती है।
राकेश जी, बार बार सब लोग यही कह रहे हैं कि भाई ये आप लोगों की राजनीति है, आप लोग क्यों नहीं करवा देते इसके खिलाफ, आप लोग क्यों नहीं वो करवाते, आप लोग कराइए। मौलाना साजिद रशीदी क्यों करवाएं, प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी क्यों करवाएं? देखिए अशोक जी, एक तो महत्वपूर्ण बात जो आपने एक्सपोज कर दी देश के सामने है कि कैसे वक्फ के नाम पर चर्चा नहीं होनी चाहिए। ऐसे ही वक्फ का जो कानून है ना, उस कानून में प्रोविजन भी है। सेक्शन 85 ये कहता है कि वक्फ के द्वारा अगर किसी प्रॉपर्टी पर कोई दावा जता दिया गया है तो उसके खिलाफ अपील भी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने की जा सकती है। तो ना कोर्ट में अपील करिए, ना टीवी पर बैठ करके चर्चा करिए। वक्फ का दावा कर दिया मतलब कर दिया, जो कह दिया सो कह दिया, लेकिन ऐसा होगा नहीं। और कोर्ट में इसके लिए संसद में ये कानून भी आएगा, ये दावे भी बदले जाएंगे और इनको लेकर के बयान देने वालों पर कार्रवाई भी होगी। मौलाना साजिद रशीदी की मंशा निश्चित तौर पर पूरी होगी। ऐसे जो मोहम्मद शहाबुद्दीन जैसे जो इस प्रकार के मौलाना है, जो कुंभ को लेकर के विवाद खड़ा करना चाहते हैं, अपनी सियासत चमकाना चाहते हैं, अपने आप को चर्चा में लाना चाहते हैं, निश्चित तौर पर ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी होगी। लेकिन मैं फिर दोहरा रहा हूं कि ऐसे लोगों के मुंह से केवल अपराध किए जाने पर इस देश के कानून इतने कठोर नहीं है कि केवल आपने कुछ कह दिया और कहने के आधार पर आपको लंबे समय तक जेल की सलाखों के पीछे रखा जा सके। इसलिए बार बार इस तरह की हिमाकत दिखाने का काम करते हैं। अभी देखिए मौलाना साजिद रशीदी ने स्वयं स्वीकार किया कि 2-3 मामलों में वो भी जमानत पर है। तो बार बार इस तरह की बदजुबानी करना, जमानत पा जाना और फिर आकर के सुर्खियां बटोरने के लिए इस तरह की बदजुबानी करना, ये एक सगल सा है। और मैंने इसलिए कहा कि सनातन को लेकर के विशेष तौर पर हिमाकत जुटाने का काम करते हैं। कोई भी आयोजन होगा, कोई भी कार्यक्रम होगा, तो बार बार इस तरह के व्रत त्योहारों को लेकर के विवाद खड़ा करने का काम करते हैं। और मोहम्मद आसिफ के बयानों को सुनिए आप। मोहम्मद आसिफ आपके साथ बातचीत करते समय कह रहे हैं कि अखाड़ा परिषद तो इस तरह के विवाद करता ही रहता है। वो कह रहे हैं कि इतने लोग जब आएंगे तो कुछ लोग तो मरेंगे ही मरेंगे। ये जो जितना कैजुअल अप्रोच वो दिखा रहे थे इन बड़ी बातों को लेकर के, यही अप्रोच जानबूझ करके रखा जाता है सनातन के प्रति अपमानित करने के लिए, उसको विवाद में डालने के लिए। लेकिन इन प्रकार के किसी भी विवाद क्रिएट करने से विवादित होगा नहीं। कुंभ पूरी दिव्यता के साथ होगा, जो लोग कहते हैं ना, के साथ होगा। जो लोग कहते हैं ना की तैयारियां दिख रही है वक्फ को लेकर, जो सवाल उठाए जाते हैं वक्फ बोर्ड को लेकर के, जो उसको असीमित ताकतें दी हैं उसको लेकर जो लोग सवाल उठाते हैं, आरव साजिद रशीदी जी, जो लोग इसको लेकर सवाल उठाते हैं ना, आप उनकी मंशा देखिए। जिस वक्त जेपीसी में चर्चा चल रही थी, वही कल्याण बनर्जी जिनका बयान मैं आपको बता रहा हूं, जिन्होंने ये कहा कि जहां 4 मुसलमान नमाज पढ़ ले वो जमीन वक्फ की है, वही कल्याण बनर्जी ने जेपीसी की मीटिंग में जेपीसी के जो अध्यक्ष थे उनके ऊपर गिलास खींच के मारा था। कांच का गिलास उन्होंने तोड़ दिया था वहां पर, गुस्से में कि वक्फ के साथ चर्चा कैसे हो सकती है। यही पीड़ा अभी आसिफ जी को भी हो रही थी कि भाई वक्फ की चर्चा क्यों हो रही है, चर्चा किस पर, चुनाव पर करो भाई। दिल्ली में चुनाव हो रहे हैं, राजनीति तो वहां है। हिंदुओं को तो गाली देना हमारी शक्ल है, हम तो हिंदुओं को गाली देंगे, उस पर चर्चा क्यों करेगा कोई देश? ये तो हमारा हक है, हिंदुओं को गाली देना हमारा हक है भाई। कल को मैं कहूंगा कि राहुल गांधी ने कहा हिंदू हिंसक होता, उस पर चर्चा करें, नहीं उस पर चर्चा क्यों होगी? हिंदुओं को गाली देना तो हमारा हक है भाई, हम दे सकते हैं, क्यों नहीं दे सकते हिंदुओं को गाली? साजिद रशीदी जी बोलिए। देखिए अशोक जी, एक चीज समझ लीजिए, ये वक्फ का मामला है ही नहीं, क्योंकि वक्फ बोर्ड की तरफ से बयान नहीं है, वक्फ के किसी अधिकारी की तरफ से बयान नहीं है। ये एक आम आदमी ने बयान दे दिया कि सर वक्फ की जमीन है, तो वक्फ बोर्ड का मामला कहां से आ गया? वक्फ बोर्ड को तो इसमें घसीटा जा रहा है। नहीं तो इसका खंडन भी तो नहीं आया सर, इसका खंडन भी तो नहीं आया। मैं कर रहा हूं ना, मैं आपके चैनल पे कर रहा हूं, आपके सामने कर रहा हूं। आप उसको मानने को तैयार नहीं, ना राकेश जी उसको मानने को तैयार है। नहीं तो आप सर, आप एक बात सुनिए, एक बात सुनिए सर, एक बात सुनिए। मैं कह रहा हूं कि अभी आप कह रहे हैं मानने को तैयार नहीं, ये एक देश में एक जगह तो नहीं हो रहा ना, एक जगह तो नहीं हो रहा। मोहम्मद आसिफ को लीजिए स्क्रीन पर, मैं उनके पास जाऊंगा अभी। ये एक जगह तो नहीं हो रहा। अभी आपने संभल में भी देखा, जहां चौकी बन रही थी, असदुद्दीन ओवैसी वहां से उठ के आवाज देते हैं और कहते हैं ये जमीन तो जब वक्फ की है। उनके तमाम प्रवक्ता बैठकर कहते हैं, आप में से कितने लोगों ने इस बात का खंडन किया कि जहां पर सरकार कोई काम करना चाहे, चाहे चौकी बनाना चाहे, वो वक्फ की जमीन होगी, कुंभ करना चाहे तो वक्फ। कितने लोगों ने इसका खंडन किया? आप मेरी बात सुनिए, पूरी बात सुनिए पहले। जब तक पूरी बात व्यूअर्स को नहीं जाएगी, जब तक उसका कोई हल नहीं निकलेगा, हम तू मैं करते रहे, उससे फर्क नहीं पड़ता। देखिए, मैं आपको ये पेपर दिखा रहा हूं, मैं आपको दे दूंगा, मैं सुबह आकर दे दूंगा आपको, राकेश जी को भी भेज दूंगा।
ये पेपर दिल्ली के हैं, मैं दिल्ली में रह रहा हूं, दिल्ली में 250 बीघे जमीन है, 250 बीघा ये केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार के पास है वक्त की संपत्ति। हाँ, पूरी दिल्ली सर आपकी है सर। 250 बीघा क्यों कह रहे हो आप क्या तो अभी तो सर अब आप उस 1 मिनट नहीं साजिद रशीदी जी उस दिशा में जाएंगे ना। अब अभी आप सुनिए अभी आप कह रहे थे ना, 1 मिनट रुकिए साजिद रशीदी, रुकिए 1 मिनट रुकिए। अभी आपने क्या कहा था? 1 मिनट अभी 1 मिनट रुकिए, मेरी बात सुनिए। नहीं मेरी बात सुनिए अभी आपने क्या कहा था? आपने कहा था वक्फ ने दावा नहीं किया। अरे वक्फ तो देश की संसद के ऊपर दावा कर चुका कि संसद जो नई संसद बनी है वो हमारी है। 250 बीघा की आप बात कर रहे हो? मैं पेपर दे रहा हूं आपको। नहीं पेपर की बात कर रहे हैं, पेपर तो आपके पास हर चीज के है, तो पेपर जाके आप दावा कर लो ना। की तरह अशोक अनफेयर है। आप एक पत्रकार हैं, अच्छे एंकर हैं, लेकिन अनफेयर कर रहे हैं। पूछिए ना अशोक जी की ऑल इंडिया मुस्लिम जमात क्या है, AIMJ क्या है, पहले आप बताइए। मौलाना साजिद रशीदी AIMJ पूछिए इनसे क्या है। अभी जिसके मामूली आदमी बताया वो आदमी राष्ट्रीय अध्यक्ष है ऑल इंडिया मुस्लिम जमात का। AIMJ बड़ी संस्था है, बरेली में चलती है, उसको कह रहे हैं मामूली आदमी है। सुनिए सर, 1 मिनट रुकिए सर। साजिद रशीदी 1 मिनट रुकिए, साजिद रशीदी 1 मिनट, सौरभ रुकिए साजिद रशीदी रुकिए 1 मिनट। मुझे लगता है सुनिए, हम लोग विषयांतर कर रहे हैं। 1 मिनट हम लोग विषयांतर कर रहे हैं। 1 मिनट रुकिए सर, 1 मिनट रुकिए। मोहम्मद आसिफ को लाइए, 1 मिनट रुकिए सर, विषयांतर मोहम्मद आसिफ को लाइए। मोहम्मद आसिफ अगर आपका गलत पेपर निकला तो FIR मैं कराऊंगा साजिद रशीदी, इसकी गारंटी देता हूं मैं आपको। सर 1 मिनट सर सुनिए मैं आपको पेपर दे रहा हूं, आप इन पेपरों को जांच कराइए। अगर मेरे पेपर झूठे हुए मैं जेल जाने को तैयार हूँ। बिल्कुल जांच कराएंगे। देखो कितनी बड़ी बात कर रहा हूँ। ये कागज नहीं दिखाएंगे नारा लगाने वाले लोग। सुनिए सर, इतनी बड़ी ये CA की चर्चा जैसे हुई थी वैसे ही कागज नहीं दिखाएंगे क्या नारा लेके, अभी रोज कागज लेके सामने आ जाते हैं। एक एक करके सुनिए ना, एक एक करके हर झूठी बात का समर्थन करना ये भी जर्नलिज्म, ये भी पत्रकारिता नहीं हो सकती। समझ लीजिए इस बात को। सर सुनिए, आप अनफेयर कर रहे हैं। सर सुनिए आप ही के चैनल पे आपको बोल रहा हूँ। सुनिए आप बिल्कुल सर बोलिए, आप बोलिए साजिद रशीदी जी। सुनिए साजिद रशीदी जी 1 मिनट। साजिद रशीदी जी, डेमोक्रेसी आपको यह हक देती है कि आप मेरे कार्यक्रम में बैठ के मेरा विरोध कर सके, और मैं आपको उसमें कोई मुझे आपत्ति नहीं है, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। सुनिए सर, नहीं सुनिए ना, नहीं मुझे कोई आपत्ति नहीं, लेकिन डेमोक्रेसी मुझे, लेकिन इस देश की डेमोक्रेसी और इस देश का संविधान मुझे यह भी हक देता है कि मैं ये कहूं कि देश की संसद देश की संपत्ति है, वक्फ की जमीन पे नहीं बना। यह मुझे इस देश की संसद ने भी हक दिया, इस देश के संविधान ने हक दिया, तो मैं भी उससे परे नहीं जा रहा हूं। मोहम्मद आसिफ इस पर वक्त की बात कर रहे हैं, आपत्ति ना हो तो। मोहम्मद आसिफ वक्त को बात कर रहे हैं, अगर आप आपत्ति ना हो तो। मौलाना शांत हो जाए, मैं पहले बात कर रहा था। बोलिए। मैंने पहले भी आपके चैनल पे कहा सरकार कानूनी कार्रवाई करके जेल में डाले मौलाना को। अब इससे ज्यादा क्या कहलवाना चाहते हैं मेरे साथ बता दीजिए, मैं वो कह देता हूँ। नहीं मैं तो आप कहलवाना चाह रहे हैं मेरे मुंह में मैं तो ये पूछ रहा हूँ, ये जो पूछ रहा हूँ, जो चलन है ना, ये जो चलन है कि भाई कहीं भी उंगली रख दो वो जमीन वक्त, ये इसलिए चलन नहीं, सच्चाई है। अरे सच छोड़िए, रुकिए इस देश में अब आप अलग जगह मत जाइए। इस देश में जो वक्त को असीमित, वक्फ बोर्ड को जो देश में असीमित ताकत दे रखी है, ये उसी ताकत का नतीजा है कि कहीं पर भी होता है तो आप उंगली रख देते हैं। ये उसी का नतीजा है कि संभल में चौकी बनेगी तो आप कहेंगे हमारी है, और अगर जो है प्रयागराज में कुंभ होगा तो आप कहेंगे हमारी जमीन पे कर रहे हैं। अरे आपका जमीन क्या, आपके खाला जान लेकर आए थे यहाँ पे क्या? मुगल अपने सर पे लेकर आए थे जमीन क्या? ये बता दे एक बार। अशोक जी 20 सेकंड। ये सरकार ने दी है मुझे। अरे रुकिए सर, रुकिए सर, ये देश वक्फ बोर्ड का नहीं है, ये देश वक्फ बोर्ड का नहीं है, इस बात को ध्यान रखिए मौलाना साजिद रशीदी। ये देश वक्फ बोर्ड का नहीं है कि जहां आप उंगली रख देंगे वो आपका हो जाएगा। बोलिए सौरभ। 20 सेकंड। देखिए मौलाना साजिद रशीदी, एक बात समझना पड़ेगा, ये जो टच
टच मी नॉट का फोबिया है आप लोग को, कि वक्फ बोर्ड पे टच मी नॉट का फोबिया आप लोग को फैला हुआ है, इससे बाहर निकलिए। मैं शुरू में ही कह रहा था वक्फ बोर्ड को क्या है, वक्फ बोर्ड को जो भीख में मिली हुई जमीनें थी, जो बनाया गया था कि रोज राजा लोग दान कर देंगे, वो जमीनें वक्फ बोर्ड की थी, भीख में मिली हुई जमीनें थी, उस पर आप दावा कैसे कर सकते हैं? मैं निश्चित रूप से कह रहा हूं कि जो वर्तमान में जो संशोधन आएगा, इसीलिए कल वो जो कल्याण साहब है उन्होंने ग्लास तोड़ दी, क्योंकि उनको सच्चाई पता है। ये सारी जमीनें हिंदुस्तान की है, सनातन की है। एक मिनट, सबकी आवाज बंद कीजिए, एक एक करके बोलेंगे, एक एक करके बोलेंगे। नकली पेपर है ये, इसकी जांच कराई जाएगी। सौरभ रुकिए, साजिद रशीदी रुकिए, एक एक करके बोलेंगे, इस तरह से नहीं बोलेंगे। मैं फिर मूल विषय पर आ रहा हूं। देखिए, आप लोग इस मूल विषय को नहीं समझ रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं कि मौलाना के खिलाफ एक्शन हो। मौलाना ने जो बयान दिया, ये सिर्फ जो है ये बीमारी है। बीमारी की जड़ क्या है? बीमारी की जड़ वो कानून है जो वक्फ बोर्ड को असीमित ताकत देता है, और उस कानून के पीछे जो यहां मौलाना साजिद रशीदी बैठे हैं, वो भी उस कानून को बदलने को तैयार नहीं है। प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी भी तैयार नहीं है, और मोहम्मद आजम भी बदलने को तैयार नहीं है, असदुद्दीन ओवैसी भी बदलने को तैयार नहीं है, ममता बनर्जी बदलने को तैयार नहीं है, राहुल गांधी बदलने को तैयार नहीं है, सोनिया गांधी बदलने को तैयार नहीं है, मल्लिकार्जुन खड़गे बदलने को तैयार नहीं है, अखिलेश यादव बदलने को तैयार नहीं है, और सारा का सारा खेल यहीं पर है। प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी, खेल यही है ना। इसीलिए आप लोग चाहते हो ना कि असीमित ताकत जो है वक्फ बोर्ड पर रहे, ताकि कहीं पर भी वो उंगली कर दे। हिंदू कहीं त्योहार मना रहा हो, पर्व मना रहा हो, उंगली कर दे, उसके बाद आप कहो अरे सरकार तो आपकी, आप कर लो कार्रवाई। बोलिए। देश उत्तर प्रदेश समझ पा रहा है कि कुंभ मेले का राजनीतिकरण भारतीय जनता पार्टी क्यों कर रही है। वो कुंभ मेले को चाहती तो बड़े शांति तरीके से, मर्यादित तरीके से और ऐसे लोगों को कार्रवाई करके कर सकती थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को मेले से मतलब नहीं। भारतीय जनता पार्टी को मतलब है किस तरह इस देश के सौहार्द को खेला जाए, सौहार्द को छीना जाए, और उस काम में लगी हुई है। समाजवादी पार्टी के एक नेता ने कहा बहुत गंदा पानी है वहां का, डुबकी नहीं लगा सकते। ये बयान है ऑफिशियल बयान। एक मिनट, हाँ बोलिए। ये तो सौहार्द को छेड़ने में लगे हैं, और आज कोई भी व्यक्ति अगर इस तरह की बातें करता है, नहीं वो सरकार उत्तर प्रदेश में बुलडोजर की सरकार वो कार्रवाई क्यों नहीं कर रही? ये क्या? अच्छा, जहां कार्रवाई करती है वहां तो आप तारीफ करेंगे ना, प्रशंसा करेंगे। संभल में बढ़िया काम किया ना बुलडोजर। नहीं, बुलडोजर नहीं, संभल में जो लोग पुलिस चौकी को कह रहे थे कि वहां पे बढ़िया काम किया ना, उसकी तारीफ करेंगे। हम तो देख पा रहे हैं देश में क्या हो रहा है। देख पा रहा है कि पहली अरे देश नहीं, मैं संभल की बात कर रहा हूं सर। आपका सांसद है वहां, बिजली की चोरी करता हुआ पकड़ा गया, 3 करोड़ की बिजली की चोरी कर गया आपका सांसद। मैं संभल का पूछ रहा हूं। अशोक जी बताना चाहता हूं आपको, पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट, संभल देश का हिस्सा है। अरे बिल्कुल देश का हिस्सा। मैं आपसे यही तो पूछ रहा हूं। मैं आपसे पूछ रहा हूं संभल में जो कार्रवाई हुई उसकी तो प्रशंसा करेंगे। देश में क्या चेंज चल रहा है, देश देख पा रहा है। अरे क्या बोल रहे हैं सर आप? मैं आपसे पूछ रहा हूं संभल में कार्रवाई हुई, ठीक हुआ ना कि जिन लोगों ने वक्फ की जमीन कहा? जब सर्वे हो रहा है तो आज लोग देख पा रहे हैं। अरे मैं सर्वे की बात नहीं कर रहा हूं जोशी जी, मैं मस्जिद की बात नहीं कर रहा हूं, मैं चौकी की बात कर रहा हूं। आप लोगों को मुस्लिम के अलावा कुछ नहीं सूझता। मैं चौकी की बात कर रहा हूं। हमने देखा कि किस प्रकार धार्मिक नारे लगाए जा रहे हैं। अरे मैं चौकी की बात कर रहा हूं। की बात कर रहे हैं। अरे भाई मैं चौकी की बात कर रहा हूं, मैं सर्वे की बात नहीं कर रहा। क्या देख पा रहा है? मैं चौकी की बात कर रहा हूं। का काम भारतीय जनता पार्टी। महाराज मैं चौकी की बात कर रहा हूं, उस चौकी में। अच्छा सुनिए, इसी पर लगी हुई है, तमाम मीडिया इसी पर लगी हुई है। हिंदू मुसलमान सुनिए, तमाम मीडिया सुनिए। पता हिंदू मुसलमान क्यों कर रहे हैं? मौलाना साजिद रशीदी रुकिए, अभी एक मिनट रुकिए, अब रुकिए, सबकी आवाज बंद कर दीजिए। मैं बताता हूं हिंदू मुसलमान क्यों हो रहा है। मैं बताता हूं हिंदू मुसलमान क्यों हो रहा है। साजिद रशीदी सुनना चाहते हैं? शैलेश यादव प्रयागराज का नाम सुना है? बोलिए साजिद रशीदी। साजिद रशीदी बताइए, शैलेश यादव का नाम सुना है प्रयागराज के? शैलेश यादव का नाम सुना है? साजिद रशीदी बताइए। और वही सवाल बोलिए, शैलेश यादव का नाम सुना है? हमने अशोक का भी नाम सुना है और सुनते आ रहे हैं। सुना है शैलेश यादव का नाम? कौन है शैलेश यादव? कौन है प्रयागराज का शैलेश यादव? कौन है बताइए? बचाइए हिंदुस्तान को। शैलेश यादव कौन है बताइए? हिंदुस्तान को बचा नहीं पता, हटाइए इनको। जरा जोशी जी को लाइए, जोशी जी से पूछ लूं। जोशी जी, शैलेश यादव कौन है प्रयागराज का? बताइए। मैं आपको बताता हूं हिंदू मुस्लिम क्यों हो रहा, कहां से हो रहा, बताइए।
अशोक जी हमारे समझाने से नहीं हो रहा। अरे मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, प्रयागराज का शैलेश यादव कौन है बताइए। मैं उसी विषय पे आ रहा हूँ। देश और प्रदेश समझ रहा है। प्रयागराज का शैलेश यादव कौन है बताइए। प्रयागराज का शैलेश यादव कौन है बताइए। खोलने का बताइए इनको, मैं इनको बताता हूं। देखिए ये लोग अपने आप को पीडीए की पार्टी बोलते हैं ना, इनको शैलेश यादव का नहीं पता प्रयागराज का। मैं बताता हूं कौन था। और सुनिएगा साजिद रशीदी, हिंदू मुस्लिम कौन कर रहा है। 9वीं क्लास का बच्चा था प्रयागराज का शैलेश यादव, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने एक मुस्लिम लड़की से बात कर ली। उस मुस्लिम लड़की के परिवार ने उसको बुला करके उसके सर पे फावड़े मार करके उसकी लाश जो है खून से लथपथ लाश फेंक दी। इस देश में हिंदू मुस्लिम कौन कर रहा है सोचिए। 9वीं क्लास का लड़का। और ये जो अपने आप को पीडीए के बड़े भक्त बनते हैं, इनको पता भी नहीं कौन है। आवाज उठाई आपने। आज उसके चाचा, उसके पिता, वो सब जेल में है। एक बार योगी जी की तारीफ कर दीजिए ना कि बड़ा अच्छा काम किया। वहां नहीं करेंगे आप, क्योंकि आपके मुस्लिम वोट जाएंगे। यही दिक्कत है आप लोगों के साथ। साजिद रशीदी 9वीं साल का लड़का एक लड़की से नहीं बात कर सकता। वो इसलिए नहीं कर सकता, वो लड़की मुस्लिम है। और अगर वो 9वीं साल का लड़का, 9वीं क्लास का लड़का मुस्लिम लड़की से बात करेगा तो उसके पिता और चाचा उसके फावड़े से सर काट कर फेंक देंगे। फिर आप कहेंगे हिंदू मुस्लिम कौन कर रहा है। समझाइए उन लोगों को। ये भ्रष्टाचार की एक छोटा सा ब्रेक ले। भ्रष्टाचार, अरे सर सबसे भ्रष्ट तो योगी आदित्यनाथ की सरकार नहीं थी, आपकी सरकार है। आप झलक देखिएगा। सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश की जो निकम्मी सरकार वो अखिलेश यादव की लोगों ने डिक्लेयर किया था। आज आप भ्रष्टाचार पे बात कर रहे हैं। मैं सवाल पूछ रहा हूं, कुछ जवाब कुछ दे रहे हैं। छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के बाद आ रहा हूं। आज सुनो, खाने में कोई स्वाद नहीं है। अरे किफायती लाल, सस्ते वाले दाल मसाले, स्वाद हुआ बेकार, एकदम बकवास। इधर कीमती लाल को देखो, खाना बना कमाल। MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। समझे किफायती लाल का निराला MDH मसाला। ग्रामीण भारत के दिल में विकसित भारत के सपने पलते हैं, जहां देसी उत्पाद विदेश तक पहुंचे, जो खेत से बाजार तक पहुंचे, जो महिलाओं को सशक्त बनाए, जो जनजातीय कलाओं को यादगार खजानों में बदले। पूर्वोत्तर भारत के काम की चमक 7 समंदर पार भी दमके। ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 से जुड़िए 4 से 9 जनवरी, भारत मंडपम, नई दिल्ली। विशाल है ना, इसका सब प्रॉपर चलता है। कल उसके बैंक अकाउंट में 15,000 रुपए का फ्रॉड हुआ है, पता है। इसको तो कोई टेंशन ही नहीं होती है, देखना। टेंशन क्यों, मेरी कोई गलती नहीं थी। फिर भी फ्रॉड होने पर मैंने तुरंत बैंक को इन्फॉर्म कर दिया। RBI कहता है अगर आपके अकाउंट से किसी ने धोखे से पैसे निकाले हैं तो बैंक को जल्द से जल्द इन्फॉर्म कीजिए। 3 दिन के अंदर इन्फॉर्म किया तो कोई नुकसान नहीं होगा। जितना लेट करोगे उतना ज्यादा नुकसान। और सुन, सब चलता नहीं है, प्रॉपर चलाना पड़ता है। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया, मोंगिया स्टील। चलिए सर, 2 टूक आप देख रहे हैं, मेरे पास समय नहीं है, लेकिन मैं इतना ही कह रहा हूँ। मैंने एक सवाल पूछा था प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी से, पूरी डिबेट पे भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार, जैसे इनकी सरकार बड़ी पाक साफ थी। लेकिन जो सवाल पूछा था वक्फ पे एक बार जवाब नहीं दिया गया, एक बार जवाब नहीं दिया गया। लेकिन साजिद रशीदी अगर कह रहे हैं और मोहम्मद आसिफ अगर कह रहे हैं तो मुझे लगता है राकेश जी, कोई कार्रवाई आपको ज़रूर करनी चाहिए। जो लोग ये दावा कर रहे हैं उनके खिलाफ कोई ना कोई कार्रवाई ज़रूर होनी चाहिए। लेकिन आज समय इतना ही है, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन इस तरह से ये पहला मौका नहीं है जब इस तरह की राजनीति की गई है, जब हिंदुओं को इस तरह से जो है नीचा दिखाने की कोशिश हुई है। हिंदुओं के पर्व त्योहारों पर कभी पत्थरबाजी होती है, कभी वक्फ के दावे होते हैं। ये क्यों होते हैं? क्योंकि इस देश की जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो इन दावों को करने वालों को, इन पत्थरबाजों को वो ताकत देती हैं। समझिएगा, बड़ी गहरी बात है। आज के लिए इतना ही, कल आपसे मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, नमस्कार।